देखिए फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे किसी प्रकार की भी कंपटीशन तैयारी के लिए हिंदी का जो लेक्चर है, पहला लेक्चर आज शुरू होने जा रहा है। इसमें हम हिंदी व्याकरण के वर्ण विचार जो भाग है उसके बारे में पूर्णतः चर्चा करें। इसकी परिभाषा, इसके प्रकार, हर कुछ हम डीपली जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो इसमें हम पहले वर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? इसका आंसर है, वर्ण उस मूलधन को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, वर्ण सबसे छोटी ध्वनि और जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है। जैसे हम कोई भी वर्ण कुछ भी बोलते हैं, वो सबसे छोटी ध्वनि जो मेरे मुख से निकली है, हमारे आपके मुख से निकली है, जिसके एक भी टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो वर्ण कहलाती है। जैसे आ इ उ ए ऐ ओ औ, ये सारी जो छोटे से ध्वनि होती है, सबको हम वर्ण कहते हैं। आशा है आप समझ रहे होंगे ध्यान से। इन सब के उदाहरण है, एग्जाम्पल्स। मूल ध्वनियों को यहाँ स्पष्ट किया जा सकता है। राम और गया में 4 मूल ध्वनियां हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते। र आ म अ। राम जो शब्द है वो 4 मूल वर्णों से मिलकर बना है। र आ म आ, ये 4 जो मूल वर्ण है, इन सबसे मिलकर के हमारा राम जो है एक शब्द तैयार हुआ, जैसे रा है, आ है, म है, अ है। ये जो 4 वर्ण है, इनके हम किसी भी प्रकार से इनके कोई भी टुकड़े या इनके कोई भी भाग नहीं कर सकते। तो ये जो वर्ण है उनको ही हम वर्ण कहते हैं। जो ये सबसे छोटी ध्वनि है, जैसे र आ म आ, ये वर्ण कहलाते हैं। इसके आगे चर्चा करते हैं। नया प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, वर्णों की माला को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के समूह, वर्ण के कोई भी समूह, जो एक कोई वर्ण जिस किसी भी समूह में, तो वर्णमाला कहलाती है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भी भाषा, जैसे कि हिंदी की भाषा में जितने भी उसके वर्ण हैं, उन सबके समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये अंग्रेजी में जैसे हम जानेंगे, जो ए बी सी डी हमारी होती है, वो सारे उनका पूरा ग्रुप, पूरा समूह, जिस एक ग्रुप में रहेंगे सारे उनके अल्फाबेट्स, वर्णमाला, जो अल्फाबेट्स एक समूह में रहेंगे उनको अल्फाबेट्स कहते हैं। उनकी जो ग्रुप होता है उनको वर्णमाला कहते हैं। सिंपल सी बात। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला। हिंदी में से वर्णमाला आ आ चीजें छोटा बड़ा कहते हैं, अंग्रेजी में एबीसीडी कहते हैं, और अपना गणित में हो गया 1 2 3 4 5 6, इनकी सबकी एक वर्णमाला होती है। हर विषय में अपनी अपनी वर्णमाला होती है। उर्दू में भी होती है, फारसी में भी होती है। नया प्रश्न है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर से मेन टॉपिक आपका शुरू हो रहा है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? जो अभी तक हमने वर्णों के बारे में जाना, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। किसी भाषा में, इंग्लिश में भी ले लीजिए आपका, वॉवल, कॉन्सोनेंट, 2 ही प्रकार होते हैं वर्ण के। इनका एक प्रकार और भी होता है अयोगवाद, जो ना ही स्वर होता है ना ही व्यंजन होता है, बीच का भाग होता है। इनके बारे में भी हम आगे चर्चा कर लेंगे। स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, स्वर कहलाता है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की, जो भी हमारा वर्ण होता है उनमें किसी स्वर में किसी अन्य वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होनी पड़ती है, वो स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों की वायु, ध्यान से सुनिएगा, फेफड़ों की वायु बिना रुके, बिना किसी आवाज गति के, जो हम जिस तरीके से बोल रहे हैं कुछ भी वर्ण, तो बाहर निकल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही वायु निकलने में मुख से, तो वो स्वर हो गया। इसके उच्चारण में कंठ तालु का उपयोग होता है, जीभ होठ का नहीं। जीभ और होठ का प्रयोग वर्ण में नहीं होता है, सिर्फ कंठ, हमारे गले का और तालु का ही प्रयोग होता है। जैसे अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग आ, रिर रिर लृ लृ, ये सारे जो इसमें कंठ और तालु का ही प्रयोग हुआ है, जीव और होठ का नहीं। सारे वर्णों में आप अपने मुख से उच्चारण करके देख सकते हैं। इसके आगे चर्चा करते हैं। प्रश्न, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अभी हम वर्ण पढ़ रहे थे, वर्ण के 2 भाग, स्वर्ण और व्यंजन। अब स्वर के बारे में हम डीपली जानेंगे। स्वर के कितने प्रकार होते हैं? स्वर के मुख्यतः तो 2 ही प्रकार होते हैं, मूल स्वर, संयुक्त स्वर। मूल स्वर होते हैं अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ, और संयुक्त स्वर आ प्लस ए बराबर जो ऐ बनता है, और ओ।
आ प्लस ओ बराबर मिला के औ बनता है। तो ये संयुक्त स्वर मूल स्वर अलग अलग चीजें हैं, इनके आप बारे में आगे जानेंगे। तो हम स्वर के बारे में इन दोनों के भेद आगे जो है चर्चा करेंगे। हिंदी व्याकरण वर्ण विचार के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो इसके दो भाग होते हैं, मूल स्वर, इनके बारे में चर्चा करें। मूल स्वर के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुल्लित स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुल्लित स्वर, ये तीन मूल स्वर के भेद होते हैं। अब हम ह्रस्व स्वर की परिभाषा जानेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, बहुत ही कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर चार प्रकार के होते हैं, अ, आ, उ, ऋ। अब हम दीर्घ स्वर की ओर चलते हैं। वैसे इसमें एक चीज आप और ध्यान रखें, ऋ की मात्रा री के रूप में लगाई जाती है तथा तो उसका उच्चारण री की तरह होता है। री, इसमें मात्रा से कृति हो गया, कृति जो शब्द है हमारा, उसमें जो नीचे र टंगता है उसका उच्चारण री की तरह होता है, जैसे कृति, ऋति, कृति। आप उच्चारण करके देखें, उसमें जो रा टंगा है उसका उच्चारण री की तरह होता है। ये छोटा सा पॉइंट है, याद रखिए। दूसरा है दीर्घ स्वर, लॉन्ग वोवेल, अंग्रेजी में कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दो गुना समय लगता है। हमने जो अभी ह्रस्व स्वर पढ़ा उससे दो गुना समय लगता है जिन स्वरों के उच्चारण में, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे अ हो गया तो वो ह्रस्व स्वर का उदाहरण है, और आ और आ दोनों जब मिलके आ बनाते हैं तो उसका उसमें दीर्घ स्वर बन जाता है। उसमें थोड़ा बोलने में उसका दो गुना समय लगता है। अ ह्रस्व स्वर, आ, तो उसको दो गुना समय लग गया, तो ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। इसमें और सारे उदाहरण हैं, आप ध्यान दीजिए। ई, जो छोटी ई होती है उसको दो बार बोलेंगे ई, तो लंबा हो गया ना, तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत है। ये सारे उदाहरण हैं, जैसे उ, उ, ए, ई, तो ए हो गया। इसमें दो ह्रस्व स्वर के दो गुना समय लगता है हर हर इसके एग्जाम्पल में, आप ध्यान दीजिए। जैसे ए हो गया तो आ ई मिलके बनता है ए। आगे चलते हैं, प्लस स्वर के बारे में जानेंगे। प्लुत स्वर, वे स्वर उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय यानी तीन मात्राओं का समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। सरल शब्दों में जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह जो पूर्व रूप संधि थी, इसका प्रयोग अक्सर पुकारते समय किया जाता है। जैसे सुनो, तो सुनो के बाद जो आ हल्का सा निकलता है वो प्लस स्वर के अंतर्गत आता है। बहुत नॉर्मली यूज इसका ध्यान दे पाते हैं लोग। सुनो जब बोलते हैं तो उसमें बाद में जो आ निकलता है वो प्लस स्वर के ही इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है प्लस स्वर का, वो त्रिमात्रिक स्वर होता है। संयुक्त स्वर, अभी हम मूल स्वर के बारे में जान रहे थे, अब संयुक्त स्वर की बारी, इसके बारे में हम जानेंगे। दो भिन्न प्रकृत स्वरों के मिलने से जो स्वर बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे अ, ए, ये ए हो गया मिला के, तो ये दो स्वरों के मिलने से स्वर बनते हैं। विजातीय, जैसे आ अलग जाति का हो गया, ए अलग जाति का हो गया, इन दो जो विजातीय स्वर हो गए, इनके मिलने से जो स्वर बनता है तो संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे अ ए मिला के ए हो गया और अ ओ मिला के अ हो गया। आगे चलते हैं, अयोगवा, मैंने कहा था आपसे कि अयोगवा भी एक प्रकार का होता है। ये ना ही स्वर होता है ना ही व्यंजन होता है, इसके बारे में डीपली जानेंगे। हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनकी गणना ना तो स्वरों में और ना ही व्यंजनों में की जाती है, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। कहने का मतलब है ना ये स्वर होता है और ना ही व्यंजन होता है, ये बीच में इनका प्रयोग होता है, जिससे अंग और आह ये दो ही अयोगवाह होते हैं। वर्णमाला में इनके स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों के पहले होता है। अंग को अनुस्वार तथा आह को विसर्ग कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा बात को, अंग को अनुस्वार कहते हैं और आह को विसर्ग कहा जाता है। अयोगवाह भी चार प्रकार के होते हैं, अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग और निरनुनासिक। इनके बारे में भी जान लेते हैं। अनुनासिक, जिस ध्वनि के उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है
उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे गांव, दांत, आंगन, सांचा इत्यादि। इन दोनों में, चारों में जो भी शब्द है हमारे, गांव, दांत, आंगन, सांचा, ये अनुनासिक के एग्जाम्पल है, क्योंकि इनमें हवा जो है नाक और मुख दोनों से निकलती है, वो अनुनासिक होता है। अनुस्वार, जिस वर्ण के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। अनुस्वार के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, तो हवा सिर्फ नाक से निकल रही है, उच्चारण करके आप ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं विसर्ग के बारे में। जिस ध्वनि के उच्चारण में हा की तरह होता है, जैसे इसमें हम जहां पर भी विसर्ग लगाते हैं तो उसका उच्चारण हम हा के रूप में करते हैं, जैसे अतः, उसे विसर्ग कहते हैं। मन, कामना एग्जाम्पल है इसके, पया, पान, अतः, स्वतः, दुख। इनमें जो विसर्ग लगा है उसका प्रयोग हम हा की तरह बोलने में करते हैं। आगे आता है निर अनुनासिक। केवल मुंह से बोले जाने वाला सस्वर वर्णों को निर अनुनासिक कहते हैं, जैसे इधर, उधर, आप, अपना, घर इत्यादि। ये सारे वर्ण शब्द जो है वो सस्वर वर्णों को मुंह से बोलने वाले शब्द हैं। इनको एग्जाम्पल, इधर, उधर, आप, अपना, घर इत्यादि, ये सारे निरनुनासिक के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं। इसमें एक विशेष टिप्पणी आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन पे शो हो रही है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ही ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो कॉपी पर नोट डाउन भी कर सकते हैं। अनुस्वर और विसर्ग ना तो स्वर है ना ही व्यंजन, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। मतलब अयोगवा जो होते हैं वो स्वरों के सहारे चलते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि अयोगवा ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है, इनका जो स्थान है वो स्वरों के बाद और व्यंजन के पहले होता है। अयोगवा का अर्थ होता है योग ना होने पर भी जो साथ रहे, जिसका योग ना होने पर जो इसके साथ रहेगा वो अयोगवा कहलाता है। आगे चलते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर, जो अपने अयोगवा के प्रकार है उनके बारे में अंतर जान लेते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक, ये थोड़ा डीपली विषय है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक सांस निकलती है। नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक, जैसे आंसू, आंत, गांव, चिड़िया इत्यादि। अनुस्वार, अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है, मुख से कम सांस निकलती है, जैसे अंक, पंच, अंग इत्यादि। अनुनासिक स्वर की विशेषता है कि अनुनासिक स्वरों पर चंद्र बिंदु लगता है। अनुनासिक स्वर जो होता है उन पर चंद्र बिंदु लगता है, लेकिन अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है। अनुस्वार जो होता है वो एक व्यंजन ध्वनि है, व्यंजन वर्ण है, कहने का मतलब है। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है। अनुस्वार जो होता है उसका जो वर्ण होता है उसको प्रकट करने, उसको दिखाने के लिए, प्रकट करने के लिए बिंदु, बिंदु जो होती है वो प्रयोग की जाती है। जैसे तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है, उनके तद्भव, उन्हीं के तद्भव रूपों में चंद्र बिंदु लगता है। जैसे अंगूर हो गया, उसपे जो बिंदी लगती है वो अनुस्वार होती है, और जो अंगुष्ठ पे चंद्र बिंदु लगता है वो अनुस्वार होता है। दांत जैसे हो गया और दंत हो गया, अंतर ध्यान से समझिएगा। दंत में बिंदु लगाया जाता है और दांत में चंद्र बिंदु लगाया जाता है, ये दोनों इनके ध्वनि को प्रकट करने के लिए। दांत और दंत, कहने का मतलब जहां पे दांत और दंत, ये यहां पर क्या हुआ कि जो दांत और दंत हो गया, ये यहां पर वर्ण जो अपना स्वर है उसका आना हो गया। दांत में जो मात्रा लगी वो स्वर हो गया, तो यहाँ पे चंद्र बिंदु लगेगी। और अंगूठा, वो भी एक स्वर हो गया, उसमें भी चंद्र बिंदु लगेगा। ध्यान दीजिएगा इन सब चीजों को। स्वरों की मात्राएं, वॉवेल साइंस। आ के अतिरिक्त शेष स्वर जब व्यंजन के साथ प्रयुक्त हो उनकी मात्राएं ही लगती हैं, आ की मात्रा नहीं होती। आ से रहित व्यंजनों को हलंत लगाकर दिखाया जाता है। वैसे तो हर एक वर्ण उसमें, व्यंजन में आ की होना ही होना है। जैसे का हो गया, का, तो उसमें का के बाद आ होता है, उसके साथ नहीं, अगर का होगा तो उसको हलंत के साथ प्रयोग करेंगे, ये कहने का मतलब। स्वर और मात्राएं स्क्रीन पर दी गई हैं, आप देख लीजिएगा। आ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ हो गया, उसको मात्रा होती है जो
लगाई जाती है। और इसका प्रयोग सब प्रयोग राम हो गया, छुट्टी हो गई उसकी मात्रा, इसका प्रयोग दिन हो गया। और सारे वर्ण स्वर जो है उनकी मात्रा है, उनके सब प्रयोग स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं व्यंजन की। अभी हमने स्वर के बारे में डीपली जाना, आप व्यंजन के बारे में जानकारी लेंगे। व्यंजन जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। जैसे क, ये इसमें क मैंने बोला तो इसमें हलंत लगेगा, और जो का बोलते हैं उसमें आ प्लस क प्लस आ मिलके जो का बनता है, तो इसमें कहने का मतलब वर्ण जो इसमें स्वर की सहायता हो गई, जो क हो गया इसमें स्वर सहायता दे रहा है, इसलिए का हो गया। तो इसको कहने का मतलब यही है, व्यंजन वही होते हैं जिनमें स्वरों की सहायता लेके जो वर्ण बनते हैं ना व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी रहती है। प्रत्येक व्यंजन, कोई भी व्यंजन, मैंने बोला कोई भी व्यंजन हो उसमें छिपी रहती है आ की ध्वनि। इसको मिलके का बना, ख मिलके खा बना, ग मिलके गा बना, ये सब चीजें हैं। ख प, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, व्यंजन वह ध्वनि है जो उसके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बाधित होती है। कहने का मतलब ये जो वायु निकलती है वो मुख में कहीं ना कहीं बाधित होती है। जैसे तो हमारे ओठ मिल जाते हैं तो जो हमारी वायु निकलती है उसके निष्कासन में बाधा पड़ गई। तो ये चीजें व्यंजन के साथ होती हैं, उनके उच्चारण में ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। स्वर वर्ण स्वतंत्र और व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित होते हैं। स्वर वर्ण होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, इस पर किसी का नहीं होता है प्रयोग। और जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, वो स्वरों पे अधीन रहते हैं। स्वरों के प्रयोग से ही उनका अस्तित्व है, उनका प्रयोग है। क से हा तक हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन है। का से हा तक हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है, 33 कॉन्सोनेंट है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म या संघर्ष व्यंजन। इसमें ऊष्म या संघर्ष में दो अलग अलग नाम है, मतलब इनके दो नाम है, ऊष्म या संघर्ष व्यंजन। सिविलियंट्स जिन्हें कहते हैं, स्पर्श व्यंजन म्यूट्स, अंतस्थ व्यंजन सेमी वोवल और ऊष्म या संघर्ष व्यंजन सिविलियंट्स। इनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। पहले हम स्पर्श व्यंजन के बारे में जान लेते हैं, जिन्हें म्यूट्स कहते हैं। स्पर्श का अर्थ होता है छूना, सभी जानते हैं स्पर्श का अर्थ छूना होता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह से किसी भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा ओठ का स्पर्श करती है, मतलब जीभ किसी ना किसी जगह पे हमारे मुंह में स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। कहने का मतलब वही है कि मुंह में कहीं ना कहीं हमारी जीभ जो है स्पर्श होती है, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता के लिए वर्गों में विभक्त हुए, क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता के लिए ही वर्गों में विभक्त हुए हैं। ये 25 व्यंजन होते हैं, जैसे पूरा का, खा, ग, घ, ये कंठ का स्पर्श करते हैं, का वर्ग हो गया, चा वर्ग। ये च, छ, ज, झ, ये तालु का स्पर्श करते हैं, तालु। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ढ, ये मूर्धा का स्पर्श करते हैं। और त वर्ग, त, थ, द, ध, न, ये दांतों का स्पर्श करते हैं। और प, फ, ब, भ, म, ये होठों का स्पर्श करते हैं। ये जो सारे वर्ग हैं वो क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये सभी अलग अलग जगह पे स्पर्श करते हैं हमारे मुख के अंदर। तो इनको अलग अलग वर्गों में भी विभाजित किया गया है। जैसे का वर्ग हो गया वो कंठ में स्पर्श करता है, चा वर्ग हो गया वो तालु में ही स्पर्श करता है, और टा वर्ग ये मूर्धा को स्पर्श करते हैं, ता वर्ग दांत में स्पर्श होता है, और पा वर्ग होठों को स्पर्श करते हुए बोल ले जाते हैं। इनके बारे में हमने जाना। आगे नए व्यंजन के बारे में जानते हैं, अंतस्थ व्यंजन, जिसे इंग्लिश में सेमी वोवेल्स कहते हैं। इसके बारे में अंतः का अर्थ होता है भीतर, अंत अंदर, भीतर। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुख के भीतर ही रहे उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उच्चारण के जब इनको बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो इनके व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। सरल शब्दों में इसकी परिभाषा होगी, जिन वर्णों का उच्चारण वर्णमाला के बीच अर्थात स्वर और व्यंजनों के बीच होता है, स्वर और व्यंजन को बीच में अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मध्य या बीच
स्थित इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का सा होता है। उच्चारण के समय जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। ध्यान दीजिएगा, उच्चारण के समय जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। ये व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। सिर्फ 4 प्रकार के अंतस्थ व्यंजन होते हैं, या, र, ल, व। जिह्वा जो हमारी जीभ होती है मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है, या, रा, ला, वा। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के परस्पर सटाने से होता है। जो हमारी जीभ होती है तालु, दांत और होठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। मतलब पूर्णता स्पर्श जो है कहीं पर नहीं होता है। मतलब जो जीभ, तालु हमारी दांत और होठों के इसमें मिलती तो है, लेकिन बहुत ज्यादा पूर्णता स्पर्श नहीं, बस मतलब जीभ हमारी जो है तालु, दांत और होठों के परस्पर सटने से इनका उच्चारण निकलता है बाहर। अतः ये चारों अंतस्थ व्यंजन अर्धस्वर कहलाते हैं, क्योंकि ये मुख के अंदर ही रह जाते हैं। य, र, ल, व, ये मुख के अंदर ही रह जाते हैं। इनकी ये जो वर्ण होते हैं हमारे व्यंजन, वो मुख के अंदर ही रह जाते हैं। इनके अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। नाम से भी आप याद रख सकते हैं। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन सिबिलेंट्स जिन्हें कहते हैं। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। आप सभी लोग जानते हैं ऊष्म का अर्थ गर्म होता है। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा कर दे, सांस में गर्मी पैदा कर दे, हमारी जो सांस हम लेते हैं उसमें गर्मी आ जाए, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा आप कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु किसी स्थान विशेष पर घर्षण करती हुई या रगड़ती हुई बाहर निकले जिससे गर्मी पैदा हो, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म या गर्म, इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर, वायु जो है मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। जो हम इनका उच्चारण करते हैं, इनके मुख से गर्म हवा निकलती है। उस व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्ण वायु से होता है। मतलब हम जब भी कोई वर्ण बोलते हैं, व्यंजन, जब ये ऊष्म व्यंजन हम बोलते हैं, तो इसमें जो हमारे मुख से जो वायु है मुख से रगड़, मतलब मुंह से रगड़ती हुई ऊष्मा पैदा करती है। घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा, हमारे मुख में जो हम बोलते हैं घर्षण होता है, उससे उत्पन्न ऊष्मा ऊष्मा उत्पन्न होती है और वो बोलते हैं बाहर निकलते, जो बोलते हैं तो जो वायु बाहर निकलती है वो गर्म निकलती है। जैसे श, 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 ह, स, स, श, ह। ये चारों वर्णों, ये जो श, 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 ये अलग अलग प्रकार से बोले जाते हैं। कहने में हम जब तभी उनका सा 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 करते हैं, लेकिन इनका प्रयोग अलग अलग है, इनका उच्चारण भी अलग अलग प्रकार से होता है। और ये सब ऊष्म व्यंजन है। बस आज का टॉपिक यही। हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम नए नए वीडियो इसी प्रकार से लाते रहेंगे आप सबके लिए। धन्यवाद।